जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये मॉडल जो है डिस्कस कर रहे थे। ये हमने पार्ट कर लिया था मैनी टू वन का ना, कि मैनी टू वन के अंदर होता है ये मल्टीपल थ्रेड्स है जो कि यूज़र क्रिएट करता है, और कर्नल जो है, कर्नल का एक थ्रेड जो है वो उस प्रोसेस के साथ करेस्पॉन्ड करता है। कर्नल को ये नहीं पता होता कि कर्नल को ये नहीं पता होता कि प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स कितने क्रिएटेड है। कर्नल से प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, और इसका फिर नुकसान और प्लस पॉइंट्स और माइनस जो है ना, प्लस माइनस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, इसमें ब्रेक से पहले। और इसका प्लस पॉइंट यही है, कर्नल को जो है वो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए कर्नल की सपोर्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कर्नल अवेयर नहीं है थ्रेड से, तो ये प्लस पॉइंट है। थ्रेड की क्रिएशन भी फास्टर होती है क्योंकि लाइब्रेरी करती है कर्नल की हेल्प के बगैर। और स्विचिंग जो है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है कर्नल के दरमियान, कॉन्टेक्ट स्विचिंग थ्रेड्स के दरमियान, वो भी जो है फास्टर होती है इसमें, विदाउट, क्योंकि कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट्स थे। माइनस पॉइंट्स हमने देखा था कि एक जो है, क्योंकि कर्नल को पता नहीं है थ्रेड्स के थ्रेड्स कितने हैं, प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स कितने हैं, कर्नल को नहीं पता। तो अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉक होता है तो कर्नल जो है वो पूरे प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था इसके अंदर, प्रॉब्लम है मतलब एक डिसएडवांटेज है कि एक थ्रेड आईओ के लिए अगर ब्लॉक हो रहा है तो पूरा प्रोसेस ही कर्नल जो है वो ब्लॉक में डाल देता है। और थ्रेड और कोई थ्रेड अगर एक्सप्लिसिटली कोई थ्रेड जो है वो अगर काफ़ी देर से चल रहा है, तो कर्नल को तो नहीं पता कि कौन सा थ्रेड चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, क्योंकि कर्नल तो अवेयर नहीं है थ्रेड से। तो अगर कोई थ्रेड काफ़ी देर से चल रहा है तो फिर वो थ्रेड एक्सप्लिसिटली खुद ही वॉलंटरीली कॉल करता है, सिस्टम कॉल करता है थ्रेड यील्ड के नाम से लिनक्स में। और उस सिस्टम कॉल के बिहाफ के ऊपर फिर कर्नल इसको जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवाई जाती है। तो ये बार बार जो है ये चीज़ जो है ज़ाहिर है डिसएडवांटेज है इस मॉडल का। और तीसरा ये कि मल्टी प्रोसेसर का जो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट का जो असल बेनिफिट है वो हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें चूंकि कर्नल अवेयर नहीं है थ्रेड से, तो कर्नल किसी एक कोर को ही पूरा प्रोसेस दे देता है, और उस प्रोसेस के अंदर जितने थ्रेड्स होते हैं वो वही प्रोसेसर जो है उसको रन करता है एक ही। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर होने के बावजूद सारे प्रोसेसर जो है वो फारिग रहते हैं, सिर्फ एक ही प्रोसेसर जो है वो थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और ये इसका ड्रॉबैक है, तो हमने जो है डिस्कस कर लिया था। अभी इस सेशन की अटेंडेंस नहीं हुई, सेशन की अटेंडेंस अभी हम लेते हैं। तो इस कह रहे हैं अगर लेना है तो अभी ले लें, तो लाइट का इशू है ये कह रहे हैं, साथ में का है। तो इसके लिए आप सब लोग रेडी हैं क्या अभी? अभी सर मैंने पहले अनाउंस भी कर दिया था, अभी पार्टिसिपेंट भी मुझे कम नज़र आ रहा है, 15 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अगर हों तो फिर तो मैं कोई ले लूँ, अभी पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग में कम है। तो 15 है, 15 लोगों में फिर बाद में मैंने कह दिया था ना पहले कि आखिर में होगा, तो हो सकता है बाद में किसी का क्विज मिस ना हो जाए। तो आपने आखिर का बोला था क्विज का? जी आपने एंड का बोला था हाँ, क्विज का? सर सब एंड में ही रेडी हो। हाँ एंड में कर लें। अच्छा जी, 1-to-1 मॉडल। 1-to-1 मॉडल में क्या होगा कि अभी तो हमने पढ़ा था मेनी टू वन, ठीक है, उसकी हमने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट डिस्कस कर लिए। 1-to-1 मॉडल को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। कर्नल में implement threading and can manage threads, schedule threads। यानी कि इसमें होता है क्या है, कर्नल जो है ना वो थ्रेड को इम्प्लीमेंट थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन में अब कर्नल की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। ठीक है, पहले केस में क्या था, कर्नल इन्वॉल्व नहीं था थ्रेड्स की क्रिएशन में, लेकिन 1-to-1 मॉडल के अंदर हम बात कर रहे हैं 1-to-1 मॉडल की। 1-to-1 मॉडल का मतलब क्या है, एक थ्रेड यूजर का एक थ्रेड कर्नल का, इसको कहते हैं 1-to-1 मॉडल।
यानी कि हर थ्रेड के करस्पॉन्डिंग कर्नल का एक थ्रेड काम करेगा, यूजर के हर थ्रेड के करस्पॉन्डिंग कर्नल का एक थ्रेड जो है वो इसको मैनेज करेगा। तो जितने यूजर के थ्रेड्स होंगे उतने कर्नल के थ्रेड्स होंगे। इसको कहते हैं 1-to-1 मॉडल। और जाहिर है इसमें जब कर्नल इन्वॉल्व हो रहा है थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए, थ्रेड्स को स्केड्यूल करने के लिए, तो जाहिर है चीजें इसमें देखते हैं हम कैसे होंगी। कर्नल इज अवेयर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, कर्नल को पता है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। कर्नल अवेयर है थ्रेड्स से। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखा हुआ जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज, लिनक्स इंक्लूडिंग, वो इसी मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, 1-to-1। All these kernels have threading support. They can schedule process and their threads, not only process. तो थ्रेड जो है, कर्नल जो है वो प्रोसेस को भी मैनेज कर रहा है, और कर्नल जो है वो प्रोसेस को भी मैनेज कर रहा है, और कर्नल जो है वो थ्रेड्स को भी मैनेज कर रहा है इस सूरत में। ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू अ कर्नल थ्रेड, ठीक है, हर यूजर लेवल थ्रेड जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप हुआ हुआ है। तो यूजर के थ्रेड्स हैं, ये कर्नल के थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो हर यूजर का थ्रेड हर कर्नल के थ्रेड के साथ मैप हुआ। तो जितने यूजर के थ्रेड्स होंगे उतने कर्नल के थ्रेड होंगे, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा जी, अब 1-to-1 मॉडल के प्लस माइनस पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू कलर में प्लस पॉइंट्स हैं जो मतलब दिखा रहा है, रेड कलर में माइनस पॉइंट्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। फायदा पहले देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मोर कंकरेंसी, ये कंकरेंसी इसमें जाहिर है होगी, रियल कंकरेंसी ना मिलेगी हमें। When a thread blocks, another can run. Blocking system calls are not problem anymore. यानी कि यही है, जाहिर है कि अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर जैसे डायग्राम भी बनी है, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है। प्रोसेस ए के अंदर भी 3 थ्रेड नजर आ रहे हैं आपको, प्रोसेस बी के अंदर आपको 4 थ्रेड नजर आ रहे हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ए का भी कर्नल के अंदर ही, कर्नल जाहिर है जो एरिया नीचे दिखाया है कलरफुल एरिया, तो इसके अंदर ये कर्नल का है, ठीक है, ये एरिया सारा कर्नल का है। तो कर्नल के एरिया में आप देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ए के लिए, प्रोसेस ए के लिए भी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस बी के लिए भी है। यानी कि प्रोसेस ए जो है वो भी मैनेज होगा और प्रोसेस बी भी जो है वो भी मैनेज होगा, कर्नल उसको मैनेज करेगा। लेकिन साथ साथ आप देखो ये तो प्रोसेस टेबल हो गई, ठीक है, प्रोसेस टेबल इसके अंदर मेंटेन हो रही है कर्नल के अंदर, लेकिन साथ साथ थ्रेड टेबल भी कर्नल के अंदर मेंटेन हो रही है। थ्रेड टेबल का मतलब क्या, कि प्रोसेस ए में कितने थ्रेड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई थ्रेड टेबल में, प्रोसेस बी में कितने थ्रेड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई थ्रेड टेबल में। तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की अंदर जितने थ्रेड्स क्रिएटेड है सबकी इंफॉर्मेशन अब कर्नल के पास मौजूद है। नाउ कर्नल इज अवेयर ऑफ थ्रेड्स इनसाइड द प्रोसेसेस, तो कर्नल को पता है। तो आप देखो जाहिर है इसमें कंकरेंसी जो है वो ज्यादा इसके अंदर मिलेगी, क्यों, क्योंकि अगर 3 थ्रेड्स है, प्रोसेस के अगर 3 थ्रेड्स है और 3 कोर है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, 3 अगर कोर मौजूद है तो करेगा क्या, ये तीनों को अलग अलग कोर पे चलाएगा। एक थ्रेड यहाँ चल जाएगा, एक थ्रेड यहाँ थ्रेड कोर 2 में चल जाएगा, एक थ्रेड कोर 3 में चल जाएगा। ये तीनों थ्रेड अलग अलग कोर के ऊपर चलेंगे, यानी कि आपको रियल कंकरेंसी मिलेगी यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये क्यों अलग अलग क्यों चलेंगे, क्योंकि आप कर्नल अवेयर है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, तो वो कर्नल जो है वो हर थ्रेड को एक एक कोर असाइन कर देगा, इसको कोर 1 असाइन कर देगा, इसको कोर 2 असाइन कर देगा, थ्रेड 2 को, थ्रेड 3 को जो है कोर 3 असाइन कर देगा। तो कर्नल जो है वो अब अवेयर है चूंकि थ्रेड से, तो अलग अलग थ्रेड्स को अलग अलग कोर को असाइन कर देगा। इस तरह रियल कंकरेंसी हमको यहाँ पर मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 1-to-1 मॉडल में कंकरेंसी जो है वो हमें मिलेगी बिकॉज ईच थ्रेड कैन एग्जीक्यूट ऑन सेपरेट कोर। और ये क्यों होगा कि कर्नल इज अवेयर ऑफ थ्रेड्स। तो ये हमने एडवांटेज देखा। सेकंड एडवांटेज क्या है,
मल्टीपल प्रोसेसर कैन यूटिलाइज, ये वही बात है कि मल्टीपल प्रोसेसर। अच्छा, यहाँ पर ये ऊपर आधी बात हुई थी, कि मोर कंकरेंसी मिल रही है, अनदर कैन रन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स आर नॉट प्रॉब्लम एनी, यानी कि ये जो लिखा है दूसरा पॉइंट, कि ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स अब कोई मसला नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि एक प्रोसेस था वो यहाँ तक चला, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम आ गया, अब दूसरे की बारी आई, तो अब जो है कर्नल को ये पता होगा कि ये थ्रेड जो है ना, ये इस थ्रेड का आयो आया है, आयो की वजह से थ्रेड ब्लॉक हुआ है, ठीक है, इस आयो की वजह से थ्रेड ब्लॉक हुआ है, तो वो इस थ्रेड को रोक के अब अगला थ्रेड चला देगा, ठीक है। अगर सिंगल सीपीयू है तो एक सीपीयू के अंदर अगर तीनों थ्रेड को अगर चलाना है, तो कर्नल, चूंकि कर्नल को अब पता है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, तो अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉक होगा, कोई एक थ्रेड ब्लॉक होगा किसी भी वजह से, आयो की वजह से, तो वो दूसरा थ्रेड चला देगा, वो पूरे प्रोसेस को नहीं ब्लॉक नहीं करेगा। मैनी टू वन में क्या था, मैनी टू वन के अंदर जो हमने पिछला मॉडल देखा, उसमें अगर एक थ्रेड आयो कर रहा था तो वो पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा था, ये उसका डिसएडवांटेज है। इसका ये एडवांटेज बन गया यहाँ पर कि अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है तो वो सिर्फ उसी थ्रेड को ब्लॉक करेगा, पूरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ वही थ्रेड ब्लॉक होगा और अगला थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ताकि जो है सीपीयू यूटिलाइज हो सके। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये ब्लॉकिंग सिस्टम वाला जो मसला था मैनी टू वन में, वो इसमें नहीं है। कोई एक आयो करता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ वो थ्रेड ब्लॉक होता है। तो ये फायदा था इसका, ठीक है। और जो ये फायदा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो यूटिलाइज हो सकेंगे, क्योंकि जाहिर कर्नल को पता चल गया है कि प्रोसेस में कितने थ्रेड्स है, तो हर थ्रेड अलग अलग कोर के अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोसेसर जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। तो ये पॉइंट्स पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कर्नल कैन स्टॉप अ लॉन्ग रनिंग थ्रेड एंड रन अनदर थ्रेड, नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ थ्रेड टू बी स्टॉप्ड। ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि कर्नल को अब पता है कि भाई कौन सा थ्रेड काफी देर से चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये थ्रेड है थ्रेड 2, ये काफी देर से चल रहा है। अब कर्नल को इसके बारे में पता है, इसके चलने का टाइम पता है। क्यों पता है? क्योंकि कर्नल अब पता है, कर्नल की सारी थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन थ्रेड टेबल में मौजूद है, तो कर्नल को सारा पता होगा कि ये जो थ्रेड चल रहा है थ्रेड 2, ये कितनी देर से चल रहा है। अगर ये काफी देर से चल रहा है तो पहले केस में क्या था मेनी टू वन में, कि वो थ्रेड एक्सप्लिसिटली कॉल, सिस्टम कॉल भेजता था कर्नल को कि भाई मैं काफी देर से चल रहा हूँ, मुझे रोक के कोई दूसरा थ्रेड चलाएगा। ये पिछले वाले मॉडल में प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि कर्नल को पता है कि कौन सा थ्रेड कितनी देर से चल रहा है, तो उसको ये पता होगा थ्रेड 2 काफी देर से चल रहा है, तो कर्नल अपने एंड पे खुद ही डिसीजन लेगा और इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा देगा, एक थ्रेड को रोक देगा और दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा देगा। इसके अंदर सिस्टम कॉल करने की, थ्रेड को सिस्टम कॉल करने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक फायदा होगा, ज़ाहिर डिले कम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जो पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किए हैं इनमें कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हम नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में क्या है? नीड सिस्टम कॉल, नेगेटिव पॉइंट क्या है? पहला नेगेटिव पॉइंट पढ़ते हैं। नीड सिस्टम कॉल्स टू क्रिएट थ्रेड्स एंड दिस टेक्स टाइम, ठीक है ना। यानी कि हर कोई भी थ्रेड क्रिएट होगा तो सिस्टम कॉल जनरेट होगी, जो लाइब्रेरी है थ्रेड्स की वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगी कर्नल के पास कि भाई मुझे एक थ्रेड क्रिएट करना है। कर्नल उसकी एंट्री करेगा थ्रेड टेबल में और यहाँ पर वो थ्रेड क्रिएट होगा। तो ये हर मर्तबा होगा, हर थ्रेड की क्रिएशन के ऊपर सिस्टम कॉल जनरेट होगी, थ्रेड की लाइब्रेरी सिस्टम कॉल जनरेट करेगी कर्नल को और बताएगी कि भाई मुझे एक नया थ्रेड क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ पर कर्नल करेगा अपने पास उसकी थ्रेड टेबल के अंदर, क्योंकि अब सारी मैनेजमेंट कर्नल के पास है। तो थ्रेडिंग, हालांकि थ्रेड की लाइब्रेरी यूज हो रही है, थ्रेड की लाइब्रेरी भी, लेकिन अब थ्रेड की लाइब्रेरी मैनेजमेंट नहीं कर रही, मैनेजमेंट कर्नल कर रहा है,
थ्रेड की लाइब्रेरी थ्रेड क्रिएट करने के लिए कर्नल से एक तरह से परमिशन ले रही है कि भाई मुझे थ्रेड क्रिएट करना है, आप इसके बाद इसको इसकी एंट्री अपने पास कर लीजिए, मैं थ्रेड क्रिएट कर लूँ, तो वो फिर थ्रेड टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर देता है, फिर जाके वो थ्रेड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इससे नुकसान ये होता है कि ये प्रोसेस थ्रेड की क्रिएशन का स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि पहले मॉडल के अंदर क्या था मैनी टू वन में, कि थ्रेड जो है वो कर्नल से परमिशन नहीं लेता था या कर्नल वो सिस्टम कॉल नहीं करता था थ्रेड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो थ्रेड खुद ही मैनेज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर सिस्टम कॉल जनरेट होगी हर मर्तबा जब भी थ्रेड क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ना वो सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा जब थ्रेड क्रिएट किए जा रहे होंगे उसका। तो ये इसका ड्रॉबैक। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? सिस्टम कॉल होगी थ्रेड की क्रिएशन में हर मर्तबा, थ्रेड की लाइब्रेरी सिस्टम कॉल करेगी कर्नल को कि थ्रेड क्रिएट करना है। अच्छा, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? थ्रेड स्विचिंग कॉस्टली, यानी कि जब एक थ्रेड को रोक के दूसरा थ्रेड चलाया जाएगा तो उसके अंदर भी जाहिर है कर्नल इन्वॉल्व होगा, कर्नल ही काम करेगा, एक थ्रेड को रोकेगा दूसरे थ्रेड को चलाएगा, तो बार बार सिस्टम कॉल्स आएंगी प्रोसेस की तरफ तो ये भी कॉस्टली होगा और इसमें भी डिले आ जाएगा। पहले तो ये था कि लाइब्रेरी जो थी वो खुद ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा रही थी अमंग थ्रेड्स, अब ऐसा नहीं है, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कर्नल करवा रहा है, तो कर्नल जो है वो बार बार सिस्टम कॉल के जरिए जो है कम्युनिकेट करेगा प्रोसेस के साथ, जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड्स के दरमियान कॉस्टली होगी। थर्ड वन इज एनी थ्रेड फंक्शन रिक्वायर्स अ सिस्टम कॉल। ठीक है, तो कोई भी थ्रेड कोई भी काम करेगा तो सिस्टम कॉल करेगा, कर्नल से परमिशन लेगा कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो कि जिसके अंदर जो है सिस्टम की परमिशन चाहिए, तो बार बार जो है सिस्टम कॉल जनरेट होंगी, जिसकी वजह से भी सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है जो हमने डिस्कस किए 1-to-1 मॉडल के। कोई बात इसमें अगर आपको क्लियर ना हो तो पूछ लें। अच्छा, लास्ट सेंटेंस दोबारा रिपीट करें। लास्ट सेंटेंस है एनी थ्रेड फंक्शन रिक्वायर्स अ सिस्टम कॉल। थ्रेड के देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। चलिए अच्छा, ये आपने सवाल कर लिया, इसके अंदर कुछ बातें मुझे बतानी भी थी। थ्रेड्स के अंदर ना बहुत सारे, हर थ्रेड के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। ठीक है, वो बिल्ट इन फंक्शन के जरिए हम थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी थ्रेड के फंक्शन को कॉल किया जाएगा हर मर्तबा कर्नल से परमिशन ली जाएगी, सिस्टम कॉल की जाएगी हर मर्तबा थ्रेड के फंक्शन को। थ्रेड के बहुत सारे फंक्शन रेडीमेड बने हुए हैं, तो कोई सा भी फंक्शन अगर चलाना है थ्रेड से रिलेटेड तो उससे उसके लिए सिस्टम कॉल कर्नल की तरफ भेजी जाएगी कि मुझे भाई, वो ये पूछेगा कि प्रोसेस के मुझे इस थ्रेड का ये फंक्शन कॉल करना है, तो ये ओके करेगा तब तो वो फंक्शन कॉल करेगा, तो ये इसकी वजह से डिले आएगा। यही बात कह रहा है कि थ्रेड फंक्शन रिक्वायर्स अ सिस्टम कॉल। कोई भी थ्रेड का फंक्शन चलाना चाहेंगे तो सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, थ्रेड की एपीआई, थ्रेडिंग के लिए हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज या बिल्ट इन एपीआई, विंडोज Win32 एपीआई यूज होती है अगर हम सी शार्प की बात कर रहे हैं, और अगर सी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग थ्रेड की लाइब्रेरीज हैं, जावा में भी हैं। तो थ्रेड की लाइब्रेरी के जरिए से थ्रेड की क्रिएशन और मैनेजमेंट करना आसान है और डिले भी नहीं आता, और अच्छी प्रैक्टिस भी यही है। तो थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर विद एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड्स। और सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोग्रामर जस्ट हैव टू नो द थ्रेड्स लाइब्रेरी इंटरफेस एपीआई। तो प्रोग्रामर को जो है बस वो एपीआई को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, और उसको इंपोर्ट एक मरतबा कर लेंगे तो वो थ्रेड जो है वो थ्रेड के सारे फंक्शन जो है आप यूज कर सकेंगे। थ्रेड्स में बी इम्प्लीमेंटेड इन यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस। कर्नल यूजर स्पेस में भी थ्रेड को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लाइब्रेरी के जरिए,
या कर्नल स्पेस में भी। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले देखा 1-to-1 मॉडल के अंदर कर्नल के अंदर थ्रेड टेबल मेंटेन हो रही थी। तो दोनों तरफ जो है थ्रेड की मेंटेनेंस हो सकती है, यूजर स्पेस में भी हो सकती है, कर्नल स्पेस के अंदर भी थ्रेड मेंटेन हो सकते हैं। लाइब्रेरी में भी इंटायरली यूजर स्पेस और में गेट कर्नल सपोर्ट फॉर थ्रेड। तो लाइब्रेरी जो है वो ज़ाहिर है यूजर स्पेस में होगी, थ्रेड सी लाइब्रेरी, जो कि यूजर के जो कोड लिख रहा है प्रोग्राम वो उस लाइब्रेरी को यूज़ करेगा। तो यूजर स्पेस में होती है लाइब्रेरी, और कर्नल की सपोर्ट ली जा सकती है थ्रेडिंग के दौरान। कर्नल की सपोर्ट ली जा सकती है, लाइब्रेरी के फंक्शंस जो है वो कर्नल को सिस्टम कॉल करेंगे, करते हैं या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा था कि बिल्ट इन लाइब्रेरी मौजूद है लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स के अंदर जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है वो पी थ्रेड के नाम से पी थ्रेड लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी जो है आप अपने सी के प्रोग्राम में आप इंक्लूड करते हैं, या आपने किया होगा लैब के अंदर इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया है पी थ्रेड्स। तो इस लाइब्रेरी को आप इंक्लूड करेंगे तो आपके थ्रेड जो है वो आप अपने थ्रेड को जो है थ्रेड के जो फंक्शंस हैं वो आप कॉल कर सकते हैं अपने सी के प्रोग्राम में। लिनक्स के अंदर ये बिल्ट इन लाइब्रेरी। तो पी थ्रेड्स जो हैं वो पॉसिक्स थ्रेड्स कहलाते हैं, जो थ्रेड्स पी थ्रेड के जरिए बनते हैं। मे बी प्रोवाइड इधर एज यूजर लेवल और कर्नल लेवल। ठीक है, कर्नल लेवल के थ्रेड्स भी आप मतलब बना सकते हैं, यूजर लेवल के थ्रेड्स भी। अब पॉसिक्स स्टैंडर्ड का नाम है IEEE 1010031C। ये थ्रेड्स की क्रिएशन का स्टैंडर्ड है। ये API थ्रेड्स रिलेटेड फॉर क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड्स की क्रिएशन करनी है या थ्रेड्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन करनी है। तो ये पॉसिक्स की जो स्टैंडर्ड है API है, इसको लिनक्स में यूज किया है। API specifies behavior of the thread library. Implementation is up to development of the library. ठीक है, तो थ्रेड के जितने भी फंक्शंस हैं उसकी लाइब्रेरी से हम ले सकते हैं। और यूनिक्स जितने लाइक जितने सिस्टम है, सोलरिस, लिनक्स, मैक, OS X, ये सारे इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं थ्रेड की मैनेजमेंट के। अच्छा जी, पी थ्रेड एग्जाम्पल यहाँ पर अब शो किया गया है। इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पर शो किया जाएगा, उस प्रोग्राम में क्या होगा, नए नए थ्रेड्स को क्रिएट किया जा रहा है। उन प्रोग्राम्स के अंदर न्यू थ्रेड जो है वो क्रिएट किए जा रहा है। एज अ प्रोसेस विल हैव टू थ्रेड्स। ठीक है, तो अब आप देखो देखो एक एक मेन यहाँ पर थ्रेड की क्रिएशन का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है सी के अंदर, और लिनक्स उसको एग्जीक्यूट करेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि प्रोसेस के अंदर जो है ना वो दो थ्रेड्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक थ्रेड भी बनाते हो कोडिंग के जरिए, अगर आप एक थ्रेड भी क्रिएट करते हो तो प्रोग्राम में आपके दो थ्रेड हो जाएंगे। क्यों दो थ्रेड हो जाएंगे? क्योंकि एक तो पहला थ्रेड तो मेन प्रोग्राम ही हो जाएगा ना, आपको जो मेन प्रोग्राम है वो तो ऑलरेडी एक थ्रेड है ना। ठीक है, चाहे आप थ्रेड ना भी बनाओ अपने प्रोग्राम में, चाहे कोई भी थ्रेड ना बनाओ, लेकिन आपका जो मेन प्रोग्राम है वो ऑलरेडी एक थ्रेड है। ठीक है, तो अगर आप एक थ्रेड का प्रोग्राम भी बनाते हो तो हकीकत में आपके प्रोग्राम के अंदर दो थ्रेड्स हो जाएंगे। तो ये वही बात कर रहा है कि दो थ्रेड्स हो जाएंगे, एक मेन थ्रेड हो जाएगा और एक जो क्रिएट किया आपने वो। तो यहाँ कह रहा है इनिशियल मेन थ्रेड इज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन, दैट थ्रेड इज ऑलवेज क्रिएटेड इवन दो देयर इज नो सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेड। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। ये जो मेन थ्रेड होगा वो मेन फंक्शन को जो है वो मेन फंक्शन को जो है वो चलाएगा, और इस मेन फंक्शन को चलाने के लिए ज़ाहिर है कर्नल ही इसको चलाएगा। ये थ्रेड जो क्रिएट करेगा कर्नल करेगा। इस थ्रेड को क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। थ्रेड्स की लाइब्रेरी जो पी थ्रेड्स के नाम से है, वो मेन के थ्रेड को क्रिएट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेन का थ्रेड जो है कर्नल खुद क्रिएट करता है। हाँ, जो दूसरा थ्रेड आप क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको पी थ्रेड्स की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है? तो आपके प्रोग्राम में फिर दो थ्रेड्स हो जाएंगे और दोनों थ्रेड्स की पावर इक्वल है। बोथ थ्रेड्स हैव इक्वल पावर। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि जो आपने थ्रेड बनाया वो कम काम कर सकता है, जो मेन थ्रेड है वो ज्यादा काम कर सकता है, ऐसा नहीं। जो यूजर का थ्रेड है वो भी वही पावर रखता है जो मेन थ्रेड के पास पावर है। यानी कि वो सारे फीचर्स जो यूजर क्रिएटेड थ्रेड में है वही वो मेन थ्रेड में भी वही सारे फीचर्स।
अच्छा, द प्रोग्राम विल जस्ट क्रिएट अ न्यू थ्रेड। एक प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, वो करेगा क्या, वो सम कर देगा। कोई पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है, कोई पैरामीटर हम इस प्रोग्राम को पास करेंगे, उस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको सम करके दिखा देगा। यानी कि समझो ये काम, इसका हमने प्रोग्राम बनाया है कि सम का काम करेगा। अगर हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 दी, तो 3 का सम क्या करेगा, वो 3 के नीचे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, यानी कि 3 के नीचे 3 के नीचे जितने नंबर्स है 1 तक, 1 से स्टार्ट होगा n तक जा रहा है, ठीक है, और हर एक को फिर ऐड करेगा। समेशन का साइन क्या कह रहा है कि हर एक नंबर को ऐड कर देगा। तो 1 से शुरू हो रहा है, n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 तक जाएगा और सारी वैल्यूज को ऐड करके आंसर दिखा देगा। तो ये प्रोग्राम बस यही कर रहा है, ठीक है। अगर 4 देंगे तो 4 तक जितने ऐड करके रिजल्ट आता है वो कर देगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बस सम कर रहा है, और लेकिन हम इसमें थ्रेड यूज करेंगे। द मेन थ्रेड विल वेट अंटिल सम इज कंप्लीटेड टू अ ग्लोबल वेरिएबल। तो मेन थ्रेड जो है वो बनेगा और वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, हम दूसरे थ्रेड के जरिए सम करवाएंगे, और जब सम कंप्लीट हो जाएगा फिर मेन थ्रेड आखिर में चलेगा। तो मेन थ्रेड एक, आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था फोर्क, याद हो ना, फोर्क। फोर्क जो है लिनक्स का जो है वो, लिनक्स के अंदर जो है प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं फोर्क, ठीक है। तो फोर्क क्रिएट होता है, तो जैसे ही फोर्क फोर्क क्रिएट होगा तो उसके बाद एग्जिट एक दूसरा प्रोसेस भी चलता है, एग्जिट, जो कि चाइल्ड प्रोसेस होता है, और वो जितनी वही यूजर स्पेस लेता है, वो एड्रेस स्पेस ये भी उतनी लेता है जो कि उसका पेरेंट फोर्क एड्रेस स्पेस लेता है, उसकी भी एड्रेस स्पेस इतनी होती है। ये चाइल्ड होता है एग्जिट। इसके अंदर हम कोई काम जो है, कोई टास्क हम इस चाइल्ड प्रोसेस को जो है वो असाइन कर देता है, और फोर्क जो है वेट करता रहता है। ये हमने देख लिया था शुरू की क्लासेस के अंदर। वही काम हम तकरीबन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं, और मेन थ्रेड जो है वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा आखिर में। 2 थ्रेड आप देखिएगा, पहला थ्रेड तो वो मेन का ही है, दूसरा थ्रेड जो हम सम करवाने के लिए यूज करेंगे। तो प्रोग्राम यहाँ पर देख लेते हैं कोडिंग के अंदर। तो पहले तो आपने pthread.h के नाम से ये फाइल है, हेडर फाइल, इसको आप इंक्लूड करवाएंगे अपने सी के प्रोग्राम में। और सेकंड एक stdio.h, ये तो आप कराते ही हैं इनपुट आउटपुट के लिए, नॉर्मल जो प्रिंट एफ वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ये लाइब्रेरी। अच्छा, इंटीजर सम करवाया आपने, ठीक है। इंटीजर सम के नाम से एक वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ये वेरिएबल के अंदर सम हो जाएगा, जितने भी नंबर का आप देंगे उसके जितने भी डिसेंडेंट वैल्यूज होंगे उनका सम करके दिखा देगा। तो ये वेरिएबल हम उसके लिए यूज करना है, सम। शेयर सम बाय थ्रेड, सारे थ्रेड जो है ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि जाहिर है इसको आपने शुरू में डिफाइन कर दिया, तो ये वेरिएबल ग्लोबल हो गया। सारे थ्रेड अब इसको यूज कर सकते हैं, सबके लिए ग्लोबल है। वॉइड रनर वॉइड प्रोग्राम, ये जो एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, ये एक्चुअली ये फंक्शन सम करवाएगा। रनर के नाम से फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है इसको पैरामीटर हम पास करेंगे, और फिर ये फंक्शन जो है वो सम अप करेगा सारे नंबर को। तो इस फंक्शन के जरिए से हम समेशन का काम लेंगे। और ये मेन प्रोग्राम आपका होगा, ठीक है। सी का जैसे आप, जब आपको बताइए सी के अंदर हम शुरू में टीचर मेन उस तरह से लिखते हैं, तो ये 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा। एक एक हम प्रोग्राम का नाम दे देंगे, दूसरे के अंदर प्रोग्राम का काम दे देंगे। काम का मतलब क्या है, कितने कहाँ तक जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर दूसरे में हम पास कर देंगे। तो एक हमने थ्रेड बनाया पी थ्रेड के नाम से, और पी थ्रेड अंडरस्कोर टी, ये पी थ्रेड टी आई डी क्या है, ये थ्रेड क्रिएट किया है। पी थ्रेड अंडरस्कोर टी करके आप कोई भी थ्रेड क्रिएट करना हो, आगे उसका नाम रख दो, टी आई डी इसका नाम हो गया। ये थ्रेड, ये एक थ्रेड क्रिएट हो गया। और ये थ्रेड के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। आप एट्रीब्यूट्स कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ATTR लिखा है, ये डिक्लेयर किया है कि भाई ये ATTR के जरिए हम इस थ्रेड के एट्रीब्यूट्स को जो है बारे में डिक्लेरेशन दे सकते हैं। इफ आर्गुमेंट इज नॉट इक्वल टू 2, अगर आर्गुमेंट 2 ना हो, क्योंकि आप देखो इस मेन प्रोग्राम में 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, ये मेन फंक्शन 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है
कि अगर दो आर्गुमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अगर दो आर्गुमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो ये करेगा क्या, ये रिटर्न -1 कर देगा। -1 मतलब क्या है कि ये फिर आप प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा अनसक्सेसफुली। तो कहेगा कि दो पैरामीटर इस प्रोग्राम को चाहिए थे, दो नहीं थे, इस वजह से प्रोग्राम जो है ये रिटर्न कर देगा -1 और ये एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम चलेगा नहीं। इफ ए टू आई वेरिएबल, अच्छा अब ए टू आई जब ये अल्फा टू इंटीजर है, ये वो उसकी बात करें क्योंकि आर्गुमेंट अल्फाबेट में लेता है कैरेक्टर टाइप, तो ये वो उसके लिए दिखा है। आर्गुमेंट अगर 1, देखो एक पहला आर्गुमेंट होगा 0, ये आर्गुमेंट 0 है और ये आर्गुमेंट 1, ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट 1 है। अगर आर्गुमेंट 1 लेस देन 0 हो, यानी कि जो नंबर आप दे रहे हो अगर वो माइनस में है, लेस देन 0 का मतलब माइनस, -2, -5, -10, अगर ऐसा नंबर है तो उसको सम नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को सम करेगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया आर्गुमेंट में जो कि नेगेटिव है, तो उस सूरत में भी क्या करेगा, ये -1 कर देगा, रिटर्न -1 कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। stdr एरर का मतलब एरर जनरेट कर देगा और -1 रिटर्न कर देगा। ये माइनस वैल्यू को समेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस वाली वैल्यू को सम में नहीं सम नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों हमने शुरू में एरर वाली कंडीशंस को पहले लगा दिया। अगर पैरामीटर्स दो हैं और वैल्यू पॉजिटिव है तो जाहिर है दोनों फॉल्स हो जाएंगी और आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा। पी थ्रेड के नाम से ये जो एट्रीब्यूट है, पी थ्रेड एट्रीब्यूट, ये इनिशियलाइज कर रहे हैं हम। और यहाँ @ एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि इसके जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं इस थ्रेड के लिए हम इस डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को ही यूज कर रहे हैं। एडिशनल कोई थ्रेड, यानी कि कोई थ्रेड की एट्रीब्यूट्स में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स है थ्रेड के, उन्हीं डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स के साथ थ्रेड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। और अगली लाइन में हमने क्या किया है, एक नया थ्रेड क्रिएट किया। ये थ्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पी थ्रेड क्रिएट किया। तो ऊपर तो थ्रेड की आईडी थी, ठीक है, थ्रेड यहाँ पर क्रिएट हुआ है और पी थ्रेड क्रिएट, यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हुआ है, उसके अंदर थ्रेड की आईडी जा रही है, थ्रेड का एट्रीब्यूट जा रहा है, आर्गुमेंट जा रहा है, और रनर वो फंक्शन है जो कि ऐड करवाएगा। ये फंक्शन एक्चुअली ऐड करवाएगा, सम अप करेगा सारी वैल्यूज को। रनर का फंक्शन आगे अभी दिखाते हैं हम, अगली स्लाइड में रनर का फंक्शन भी आपको नजर आएगा, जिसके जरिए जिसके अंदर सिर्फ समेशन हो रही है, सिर्फ जमा किया जा रहा है। और ये सारी चीजें इस थ्रेड को हम दे रहे हैं एज अ पैरामीटर। और फिर पी थ्रेड ज्वाइन, ये एक फंक्शन है थ्रेड से रिलेटेड, थ्रेड की लाइब्रेरी का एक फंक्शन है ज्वाइन। ये करेगा क्या, ये जो सेकंड थ्रेड हमने बनाया है ये वाला, ये मेन थ्रेड, यानी कि मेन थ्रेड जो है, जो ऊपर मेन थ्रेड बनाया है, ये मेन थ्रेड वेट करेगा जब तक के ये जो सेकंड थ्रेड हमने बनाया है ये कंप्लीट ना हो जाए। जब तक सेकंड थ्रेड कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक मेन थ्रेड वेट करेगा। ये काम कौन करवाएगा, पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डल कर दिया आपने, तो ये करेगा क्या कि ये दूसरा थ्रेड पहले के साथ ज्वाइन कर देगा और मेन थ्रेड उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा, ये जब तक वेट करेगा जब तक कि ये चाइल्ड थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप ये ज्वाइन नहीं करवाओगे तो फिर ये वेट नहीं करेगा मेन थ्रेड, बगैर बगैर जो है चाइल्ड के वो टर्मिनेट हो सकता है मेन थ्रेड। लेकिन अगर आपने ज्वाइन करवा दिया तो जब तक चाइल्ड टर्मिनेट नहीं होगा मेन थ्रेड वेट करेगा। और फिर जब ये मेन थ्रेड जो है ये आखिर में क्या करेगा, सम दिखा देगा कि जो वैल्यू रनर का फंक्शन सम करके जो वैल्यू सम में रखेगा उस सम वैल्यू को प्रिंट स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा प्रिंट एफ के जरिए। तो बहरहाल ये तो मेन प्रोग्राम था। जो थ्रेड हमने क्रिएट किया है, जो फंक्शन हमने, जिस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं थ्रेड की क्रिएशन में, वो ये फंक्शन है रनर का। रनर का फंक्शन ने हमने बस इसके अंदर कुछ भी खास काम नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल इंटीजर टाइप आई वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, अपर बाउंड बता दिया इसमें, सम को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, आई इज लेस देन 4 का लूप चलाया, आई इज लेस देन 1, आई इज लेस देन अपर आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू जाहिर है जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड के अंदर वही वैल्यू होगी जो अपने अपर लिमिट उसकी रखी है आर्गुमेंट। अगर 6 रखा है तो 6 से नीचे सबको ऐड करेगा, 5 रखा है 5 से नीचे सबको ऐड करेगा, और ऐसे ऐड ऐसे ही करेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू अपर आई प्लस प्लस, ठीक है। वो सारे नंबर ऐड होता चले जाएंगे और ऐड होने के बाद वो कहाँ पर आ रहे हैं, सम में। ये सम प्लस इक्वल टू आई का मतलब ये है कि आई के नंबर आई के साथ ऐड होके सम में आ रहा है। तो आखिर में सम के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी समेशन की। और फिर ये थ्रेड जो है आखिर में, की थ्रेड एग्जिट का मतलब क्या है, ये थ्रेड आखिर में एग्जिट हो जाएगा।
सम करने के बाद ये थ्रेड आखिर में एग्जिट हो जाएगा। और फिर होगा क्या कि मेन प्रोग्राम जो पहले दिखाया, ये मेन प्रोग्राम इस सम को शो कर देगा, क्योंकि सम एक ग्लोबल वेरिएबल था जिसको दोनों थ्रेड यूज कर सकते हैं, मेन का थ्रेड भी यूज कर सकता है और चाइल्ड का थ्रेड भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रोग्राम के अंदर दो थ्रेड यूज हुए और समेशन करवाई जा रही नंबर की, और अपर बाउंड जो है वो हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं मेन फंक्शन को। और मेन फंक्शन जो है उसके बाद जो है इसमें एक थ्रेड क्रिएट भी कर रहे हैं, और थ्रेड जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें रनर का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और रनर का फंक्शन जो है वो एक्चुअली एडअप कर रहा है, सम अप कर रहा है सारी वैल्यूज को जो अपर बाउंड हम डिफाइन कर रहे हैं। और फिर ये थ्रेड एग्जिट हो जाएगा, जो थ्रेड हमने बनाया था सेकंड थ्रेड वो एग्जिट कर जाएगा, और इसके एग्जिट होने पर मेन थ्रेड चलेगा। अब आप ये देख लो, इसको अगर हम विजुअलाइज करें सिमुलेशन के थ्रू तो इस एग्जांपल को यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो ये इंटीजर का मेन प्रोग्राम है, ये मेन यहाँ पर मुझे 2 मिनट से कम दिखा रहा है, 2 मिनट 46 सेकंड, 3 मिनट में। तो दोबारा करेक्ट करते हैं, नहीं ये बात अधूरी रह जाएगी।